हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो 3 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, आरसीसी एंड सॉम। आज हम स्टार्ट करेंगे इरिगेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, दैट इज नोन एज इरिगेशन। अब आपको पता है इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। यहाँ पे जो बारिश होती है वो सिर्फ जून और सितंबर के बीच में ही मैक्सिमम रैनफॉल होता है। बाकी जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उसमें बारिश बहुत मुश्किल से होती है। तो क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें उनको आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दैट आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज नोन एज इरिगेशन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग मीन्स प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, दैट इज डैम्स, कैनाल्स, रिजर्वायर एटसेट्रा इज नोन एज इरिगेशन। जो भी हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है उनको डिज़ाइन करना, उनको प्लान करना, उनको कंस्ट्रक्ट करना, दैट इज नोन एज, ये सब किसमें आ जाता है? इरिगेशन इंजीनियरिंग में ही आता है। It gives us information about construction of dams and reservoirs, constructions of canal systems, constructions of headworks, study and design of works in construction, drainage of waterlogged area and generation of hydroelectric power. इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इरिगेशन। वाटर फ्रॉम सतलुज रिवर इज कन्व्यूड टू द थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल। ये एग्जांपल है इरिगेशन की। सतलुज रिवर से वाटर को कन्वे किया जाता है थर्ड डिजर्ट ऑफ राजस्थान में थ्रू इंदिरा गांधी कैनाल। Similarly, water from Narmada River is conveyed to the arid region of Sharustra, Gujarat and South Rajasthan through the Narmada Canal. नर्मदा रिवर से नर्मदा कैनाल के जरिए वाटर लिया जाता है गुजरात में, राजस्थान में, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड आर्टिफिशियली वाटर टू द क्रॉप्स टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इरिगेशन की हिस्ट्री इंडिया में क्या है? इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इज नॉट अ न्यू थिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया इन 20th सेंचुरी। अगर हम स्पेशली 20th सेंचुरी की बात करेंगे, क्रॉप्स को आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करना ये कोई नई चीज़ नहीं थी। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडियाज एग्रीकल्चर वाज टोटली डिपेंड अपॉन साउथ वेस्ट मानसून्स। इनिशियली अगर हम देखेंगे इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो टोटली साउथ वेस्ट मानसून पे ही डिपेंड था। मतलब उस टाइम में हमें आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड नहीं करना पड़ता था क्रॉप्स को। इन एंशंट इंडिया इट वॉज डन थ्रू डग वेल्स, स्मॉल टैंक्स एटसेट्रा। एंशंट इंडिया में अगर हम देखेंगे इरिगेशन हम डग वेल्स के थ्रू करते थे, स्मॉल टैंक्स के थ्रू करते थे, वहीं से जो क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती थी। In the 10th and 13th century, various irrigation works were carried out in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, that is Veeranarayana Tank and Anantaraja Sagar. 10th और 13th सेंचुरी में ये कुछ इरिगेशन वर्क्स किए गए थे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ड्यूरिंग मुगल पीरियड कहाँ से लेकर कहाँ तक रहा? 14 से लेकर 18th सेंचुरी तक वेस्टर्न यमुना कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक इन 1355 to 56। इन द ईयर 1568 सैम कैनाल वॉज रेनोवेटेड बाय एम्परर अकबर। उसी कैनाल को फिर अकबर ने रेनोवेट किया था, उसमें मॉडिफिकेशन की थी, उसको थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूव किया था। नाउ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 1800 से लेकर 1947 तक, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी वेरियस कैनाल्स वाज रेनोवेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू पेरिनियल कैनाल। ब्रिटिश रूल के फर्स्ट हाफ में उन्होंने बहुत सारी कैनाल्स को रेनोवेट करके उनको कन्वर्ट कर दिया पेरिनियल कैनाल में। पेरिनियल कैनाल्स हम उन कैनाल्स को कहते हैं जिनमें पूरे साल पानी चलता है, और नॉन पेरिनियल कैनाल्स हम उन कैनाल्स को कहते हैं जिनमें पानी जो आता है सिर्फ मानसून सीजन में ही आता है। इन द ईयर 1836 to 1866 4 irrigation works were completed, that is Upper Ganga Canal, Upper Barry Doab Canal, Godavari Delta System and Krishna Delta System. Besides that, major canal works like Sirhind, the Agra, the Mathura canals and Periyar Dam were also constructed during these rules. तो ये सब जो है ब्रिटिश रूल में ही किया गया था। Besides that, many protective works were also carried out, जैसे नीरा लेफ्ट कैनाल है, गोकक कैनाल है, बिटवा कैनाल है। ये एक टाइप के प्रोटेक्टिव वर्क्स जो थे ब्रिटिश पीरियड में हुए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया वाज 28.2 मिलियन हेक्टेयर्स। आफ्टर पार्टीशन जो है ये सिर्फ 19.4 बच गया, और बाकी जो मेजर पोर्शन था जैसे सतलुज था, इंदुस सिस्टम था, ये सारा पाकिस्तान में चला गया। फॉर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाज सेटअप। तो इंडिया में इरिगेशन को डेवलप करना, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स सेटअप किया गया। मैक्सिमम डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे इरिगेशन में इंडिया में कब हुई है? ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हुई थी। इन 1951 जो नेट इरिगेटेड एरिया था इंडिया के पास वो था 22.6 मिलियन हेक्टेयर्स। 2006 और 2007 के बीच में नेट इरिगेटेड एरिया 102.77 मिलियन हेक्टेयर्स था। और एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे जो नेट इरिगेटेड एरिया है वो है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 570 मिलियन हेक्टेयर्स। इट मे बी मोर देन डैट, ये थोड़ा पुराना डाटा है, बट अप्रॉक्सीमेट इसके अराउंड ही है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेजर, मीडियम एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हम उन प्रोजेक्ट्स को कहते हैं जो 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, और वी कैन से डैट कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। दे आर हैंडल्ड बाय इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट।
एग्जाम्पल इसमें है बागरानंगल डैम है, इंदिरा गांधी कैनाल है, हीराकुंड डैम है, बियास डैम एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट इसमें है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हम उन प्रोजेक्ट्स को कहते हैं विच कवर्स एन एरिया बिटवीन 20 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 100 स्क्वायर किलोमीटर और 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर। इसमें एग्जाम्पल्स है स्मॉल डैम, स्मॉल कैनाल्स एटसेट्रा। एंड द लास्ट इज माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हम उन प्रोजेक्ट्स को कहते हैं विच कवर्स एन एरिया लेस देन 20 स्क्वायर किलोमीटर और 2000 हेक्टेयर। इसमें जो एग्जांपल्स है ओपन वेल्स है, ट्यूब वेल्स है, स्मॉल कैनाल्स एटसेट्रा। दे आर हैंडल्ड बाय जिला परिषद, पंचायत और कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट डैम्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट भाखड़ा नंगल डैम। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। लार्जेस्ट डैम है इंडिया का ये। इट्स लोकेशन इज अक्रॉस सतलुज रिवर एट द फुट ऑफ शिवालिक हिल्स। अब भाखड़ा नंगल डैम जो है ये जनरली दो पार्ट का बना हुआ है, भाखड़ा डैम एंड नंगल डैम का। जो भाखड़ा डैम है उसकी हाइट है 226 मीटर और नंगल डैम की हाइट है 29 मीटर। टाइप ऑफ डैम ये है स्ट्रेट कंक्रीट ग्रेविटी डैम। इट्स लेंथ इज 518 मीटर। इरिगेटिंग कैपेसिटी इसकी 1.23 मिलियन हेक्टेयर। पावर कैपेसिटी अगर इसमें हम देखेंगे लेफ्ट बैंक की है 5 यूनिट्स ऑफ 90,000 किलोवाट ईच और राइट बैंक की है 5 यूनिट्स ऑफ 1,20,000 किलोवाट। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है जनरली ओडिशा स्टेट में है। ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। इट्स लोकेशन इज अक्रॉस महानदी रिवर 9.7 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर रेलवे स्टेशन। इसकी लेंथ 4.8 किलोमीटर है। ओवरऑल लेंथ अगर हम देखेंगे डैम की ये है 25.79 किलोमीटर। इट्स मैक्सिमम हाइट इज 59 to 61 मीटर। टाइप ऑफ डैम है कंक्रीट मैसनरी एंड अर्दन कंपोजिट डैम। इरिगेशन कैपेसिटी है इसकी 2.53 लैक्स हेक्टेयर। पावर कैपेसिटी है इसकी 270 मेगावाट। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं ब्यास डैम। ब्यास डैम जो है पंजाब में लोकेटेड है। इसकी लोकेशन है अक्रॉस रिवर ब्यास एट पोंग। टाइप ऑफ डैम है अर्थ कोर कम ग्रेवल डैम। लेंथ इसकी है 518 मीटर। मैक्सिमम हाइट इज 133 मीटर। इरिगेटिंग कैपेसिटी इज 3.24 मिलियन हेक्टेयर। पावर कैपेसिटी इसकी 4 यूनिट्स ऑफ 60,000 किलोवाट एंड 2 यूनिट्स ऑफ 60,000 किलोवाट। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं थेरी डैम। थेरी डैम जो है ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। इट्स द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी लोकेशन जो है अक्रॉस रिवर भागीरथी है। टाइप ऑफ डैम जो है रॉकफिल डैम है। हाइट ऑफ डैम है 260.5 मीटर और 854.44 फीट। लेंथ ऑफ डैम इज 575 मीटर। रिजर्वायर कैपेसिटी इसकी 21 लाख एकड़ फीट। कैपेसिटी इंस्टॉल्ड इसमें है 1000 मेगावाट। एंड द लास्ट इज नागार्जुना सागर डैम। इट्स इंडियाज लार्जेस्ट मैसनरी डैम। इसकी लोकेशन है अक्रॉस रिवर कृष्णा इन तेलंगाना। लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड का खिताब भी इसी डैम के पास है। इसकी हाइट कितनी है 124 मीटर है। लेंथ ऑफ डैम है 4.863 किलोमीटर। टोटल लेंथ है ये डैम की। टाइप ऑफ डैम मैसनरी डैम है। कैपेसिटी इसकी है 93,71,845 एकड़ फीट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 816 मेगावाट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्रॉप्स। फर्स्ट टर्म इज क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या होता है? इट्स द टाइम इन डेज बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के बीच में जो टाइम पीरियड आता है क्रॉप का, डेट इज नोन एज क्रॉप पीरियड। इट इज नोटेड बाई कैपिटल सी। बेस पीरियड क्या होता है? फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन आता है, डेट इज नोन एज बेस पीरियड। इट इज नोटेड बाई कैपिटल बी। एंड डेल्टा मीन्स टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितनी रिक्वायर्ड होती है क्रॉप को ड्यूरिंग इट्स एंटायर बेस पीरियड। इट इज नोटेड बाई डेल्टा एंड इट इज जनरली मेजर्ड इन सेंटीमीटर। डेल्टा को हम जनरली सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब डेल्टा को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप इज ग्रोइंग। वहाँ से हमें डेल्टा निकल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स नंबर ऑफ हेक्टेयर्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ एन एरिया डेट 1 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ वाटर कैन इरीगेट ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड। 1 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ वाटर जो है कि इतने एरिया को इरीगेट कर सकते हैं ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड, डेट इज नोन एज ड्यूटी। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। रिलेशन क्या है ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड के बीच में? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इसमें से न्यूमेरिकल आने की तो चांसेस 100% है इसमें। इसके रिलेटेड मैंने आपको डिटेल से न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व कराए हैं, तो जितना पॉसिबल हो सके इस पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ट्राई करना आप। अब इसके यहाँ पे दो रिलेशन बनते हैं, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में। अब वो कौन सा यूज़ करना है, किस केस में यूज़ करना है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। फर्स्ट फॉर्मूला इज डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी मीटर में। अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे इट्स 864 बी अपॉन डी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्रॉप रेशो। क्रॉप रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो ऑफ एरिया अंडर खरीफ सीजन एंड रबी सीजन इज नोन एज क्रॉप रेशो और सिंपली खरीफ रबी रेशो। खरीफ सीजन में और रबी सीजन में हमने कितना एरिया कवर किया, उन दोनों का जो आपस में रेशो होगा, डेट इज नोन एज क्रॉप रेशो। टर्म 7th इज ओवरलैप अलाउंस। ओवरलैप अलाउंस का मतलब क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड फॉर मैच्योरिंग ए पर्टिकुलर क्रॉप
विच एक्सटेंड्स फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन इज कॉल्ड ओवरलैप अलाउंस। अब आपको पता है कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं, कुछ 8 मंथली क्रॉप्स होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे शुगर कैन की एग्जांपल दी है, शुगर कैन जो है 8 मंथली क्रॉप्स है, इसमें आपको मिनिमम जो है 2 से ज़्यादा सीजन्स में आपको इरीगेशन करनी पड़ेगी, तो डैट इज़ नोन एज ओवरलैप अलाउंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पेलियो इरीगेशन। इट मीन्स डैट मॉइस्चरिंग ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग और वाटरिंग ऑफ सॉइल बिफोर प्लोइंग सो एज टू हेल्प इन सोइंग इज नोन एज पेलियो इरीगेशन। प्लो करने से पहले जो हम वाटर प्रोवाइड करते हैं सॉइल को मॉइस्चराइज करने के लिए, डैट इज नोन एज पेलियो इरीगेशन। नेक्स्ट टर्म इज कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाटरिंग टू द क्रॉप्स आफ्टर इट हैज़ ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर्स, इट इज यूजुअली द मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग फॉलोइंग बाय अदर वाटरिंग्स। कोर वाटरिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट वाटरिंग जो हम क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं आफ्टर इट हैज़ ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर्स, दैट इज नोन एज कोर वाटरिंग। ये मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग होती है। राइस के लिए अगर हम देखेंगे कोर वाटरिंग होती है 19 सेंटीमीटर, शुगर कैन के लिए 16.5 सेंटीमीटर और वीट के लिए होती है 13.5 सेंटीमीटर। देन कम्स कोर पीरियड आर सिंपली नोन एज कोर। इट्स द पीरियड ड्यूरिंग विच क्रॉप्स रिक्वायर्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। जिस पीरियड में क्रॉप्स को मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, डेट इज नोन एज कोर पीरियड। ये जनरली क्लाइमेट और क्रॉप्स पे डिपेंड करता है। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग कोर पीरियड होता है। जैसे राइस के लिए फर्स्ट 2 से 4 वीक्स होते हैं, वीट के लिए 3 से लेकर 8 वीक्स के लिए कोर पीरियड होता है। देन कम्स टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? रेशो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द कैनाल एक्चुअली रन टू द नंबर ऑफ डेज फॉर विच इट हैज़ डिजाइंड। अब कैनाल जो है एक्चुअली कितने डेज के लिए रन करती है और कितने डेज के लिए हमने उसको डिजाइन किया, दैट इज नोन एज टाइम फैक्टर। अब सपोज करो जो है कैनाल जो है आउट ऑफ 30 डेज में से सिर्फ 20 डेज के लिए ही रन करती है, तो यहाँ पे अगर हम टाइम फैक्टर निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू 20/30। नेक्स्ट टर्म इज ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। ऑप्टिमम वाटर डेप्थ मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर गिवन टू द क्रॉप्स एट विच यील्ड और प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। सो जिस डेप्थ ऑफ वाटर पे क्रॉप्स की यील्ड मैक्सिमम होगी या प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी, डेट इज नोन एज ऑप्टिमम वाटर डेप्थ। नेक्स्ट टर्म इज कमांडेड एरियाज। कमांडेड एरियाज हम किस एरिया को कहते हैं? द एरिया और विच द कैनाल इरीगेशन वाटर फ्लोज बाई ग्रेविटी इज नोन एज कमांडेड एरियाज। जिस एरिया पे इरीगेशन वाटर जो है अंडर ग्रेविटी फ्लो करता है उसको हम कहते हैं कमांडेड एरियाज। इट हैज जनरली 2 टाइप्स, ग्रास कमांडेड एरियाज एंड कल्चरल कमांडेड एरियाज, रिप्रेजेंटेड बाई GCA एंड CCA। अब ग्रास कमांडेड एरियाज का कहता है? इट इंक्लूड्स कल्टिवेबल एज वेल एज अनकल्टिवेबल एरिया। इट इंक्लूड्स रोड्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ग्रास कमांडेड एरियाज में ओवरऑल एरिया आता है, इसमें कल्टिवेबल भी आता है, अनकल्टिवेबल एरिया भी आता है, जैसे रोड्स होगी, बिल्डिंग्स होगी, बैरन लैंड होगी, फर्टाइल लैंड, इसमें हर चीज़ आ जाती है। बट कल्चरल कमांडेड एरिया में क्या आता है? सिर्फ कल्टिवेबल पार्ट आता है ग्रास कमांडेड एरिया का, इसमें अनकल्टिवेबल पार्ट नहीं आता है। अब कल्चरल कमांडेड एरिया की फर्दर 2 टाइप्स है, कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया एंड कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया। इट इज दैट पार्ट ऑफ CCA ऑन विच क्रॉप इज ग्रोन एट पर्टिकुलर सीजन। कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया एक ऐसा पार्ट है कल्चरेबल कमांडेड एरिया का जिस एरिया पे हम क्या करते हैं कि क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं पर्टिकुलर सीजन में। एंड कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया इज दैट पार्ट ऑफ CCA ऑन विच क्रॉप इज नॉट ग्रोन एट पर्टिकुलर सीजन। जिस एरिया पे हम क्रॉप्स को ग्रो नहीं करवाएंगे किसी भी पर्टिकुलर सीजन में, डेट इज नोन एज कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया। इन जनरल इट इज अज्यूम दैट CCA इज 80% ऑफ GCA। ग्रास कमांडेड एरिया का जो 80% आएगा वो 80% जो है कल्चरेबल कमांडेड एरिया होता है। नेक्स्ट टर्म इज इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन का मतलब क्या होता है कि पोर्शन ऑफ CCA टू बी इरीगेटेड इन वन सीजन इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन ऑफ दैट सीजन। कल्चरेबल कमांडेड एरिया का कितना पोर्शन हम एक टाइम में इरीगेट कर रहे हैं, या एक सीजन में हम इरीगेट कर रहे हैं, या एक सीजन में हम उस पर क्रॉप्स ग्रो करवा रहे हैं, टू द टोटल एरिया ऑफ CCA इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन हम कैसे निकालते हैं? एरिया टू बी इरीगेटेड एट वन टाइम डिवाइडेड बाई कल्चरेबल कमांडेड एरिया CCA इंटू 100। इट कैन बी मोर देन 100%। हमेशा याद रखना इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन जो है इसकी वैल्यू 100% से भी ज़्यादा हो सकती है। एंड द लास्ट टर्म इज इरीगेबल एरिया। इरीगेबल एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ CCA टू बी इरीगेटेड एट वन टाइम इज कॉल्ड इरीगेबल एरिया। एक टाइम में हम CCA का कितना पोर्शन इरीगेट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इरीगेबल एरिया। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन और इरीगेबल एरिया में। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन जो है ये परसेंटेज में आएगी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक टाइम में हम कितना एरिया इरीगेट कर रहे हैं CCA का डिवाइडेड बाई टोटल CCA इंटू 100, ये हमेशा परसेंटेज में निकलेगी इसकी वैल्यू। लेकिन जो इरीगेबल एरिया है यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं एरिया टू बी इरीगेटेड एट वन टाइम, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर में आएगा, यहाँ पे परसेंटेज में नहीं आएगा। होप कि यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्रॉप्स। इसमें हम कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मिनिमम रेनफॉल अगर हम देखेंगे इंडिया में कहाँ होता है? थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान में। यहाँ पे जो रेनफॉल की एवरेज वैल्यू होती है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक होती है। और मैक्सिमम रेनफॉल अगर हम देखेंगे इंडिया में कहाँ होता है? मेघालय में होता है। यहाँ पे जो रेनफॉल की वैल्यू होती है 1120 से लेकर 1187 सेंटीमीटर तक रहती है। एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे इंडिया हैज़ 142 मिलियन हेक्टेयर्स कल्टिवेटेड एरिया,
जिसमें से 57 मिलियन हेक्टेयर्स जो है इरीगेट करना पड़ता है और 85 मिलियन हेक्टेयर्स की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो नेचुरल रेनफॉल से फुलफिल हो जाती है। क्रॉप इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज 1.35। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स मीन्स कि एक क्रॉप को कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड चाहिए ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर सीजन में। अब जो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स है वो फिक्स नहीं है, ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन, आल्सो साइल टू साइल एंड मेथड ऑफ कल्टीवेशन पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि किस क्रॉप के लिए हमें कितनी वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट खरीफ क्रॉप्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में जो पहली क्रॉप्स आ जाती है हमारे पास है मेज़ है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है 4 और 5 वाटरिंग। बाजरा, वाटर शुड नॉट स्टैंड। थर्ड इज पल्सेस, वाटर आर रिक्वायर्ड व्हेन लीव्स गेट्स ड्राइड। एंड राइस के लिए स्टैंडिंग वाटर चाहिए 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक। देन कम्स रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में पहली क्रॉप आ जाती है वीट। वीट को 3 से 4 वाटरिंग चाहिए 7 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक। बार्ली को 2 वाटरिंग चाहिए। शुगर कैन को चाहिए 5 से लेकर 6 वाटरिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर डेप्थ और मोर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रॉप सीजन इन इंडिया। इंडिया में जो है कितने क्रॉप सीजन हैं। फर्स्ट इज खरीफ सीजन 15 जून से लेकर 14 अक्टूबर तक। इसका बेस पीरियड आता है 123 डेज। इसमें जो कॉमन क्रॉप्स आ जाती है वो राइस है, मेज़ है, कॉटन, ग्राउंडनट एट्सेट्रा। सेकंड इज रबी 15 अक्टूबर टू 14 फेब। बेस पीरियड इज 122 डेज। कॉमन क्रॉप्स इसमें है वीट, पोटैटोज, ग्राम एट्सेट्रा। थर्ड इज हॉट वेदर क्रॉप्स 15 फेब टू 14 जून, 120 डेज बेस पीरियड। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स इसकी है वेजिटेबल्स। फोर्थ इज 8 मंथली क्रॉप्स, देयर पीरियड इज 15 जून टू 14 फेब। बेस पीरियड 245 डेज। कॉमन क्रॉप्स इसमें है टोबैको है, कॉटन, ग्राउंडनट एट्सेट्रा। एंड द लास्ट इज एनुअल क्रॉप। इसका पीरियड कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है 15 जून टू 14 जून। बेस पीरियड इसका 365 डेज है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी है शुगर कैन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल क्रॉप्स इन इंडिया एंड दियर वाटर रिक्वायरमेंट्स। इंडिया में प्रिंसिपल क्रॉप्स कौन कौन सी है और उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज क्रॉप्स। क्रॉप्स हम किनको कहते हैं, जो भी फूड एंड नॉन फूड सप्लाइंग प्लांट्स ग्रो करते हैं ओवर द सॉइल डेट आर नोन एज क्रॉप्स। इन इंडिया 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है एग्रीकल्चर के साथ। क्रॉप्स है जनरली 2 टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स हम उन क्रॉप्स को कहते हैं जिनको हम समर सीजन में ग्रो करते हैं, दे आर आल्सो नोन एज समर क्रॉप्स। ये फर्दर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में, फूड खरीफ क्रॉप्स एंड नॉन फूड खरीफ क्रॉप्स। फूड खरीफ क्रॉप्स में हमारे पास आ जाती है राइस, मेज, मूंग, ज्वार एट्सेट्रा। और नॉन फूड में आ जाती है ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा। सेकंड इज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स हम उन क्रॉप्स को कहते हैं जिनको हम विंटर सीजन में ग्रो करवाते हैं, दे आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। दे आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज, फूड रबी क्रॉप्स एंड नॉन फूड रबी क्रॉप्स। फूड रबी क्रॉप्स में हमारे पास आ जाती है वीट, पोटैटोज, पीज, ग्राम एट्सेट्रा। नॉन फूड में आ जाती है मस्टर्ड, टोबैको, लिंसीड ऑयल एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्रॉप्स रोटेशन। क्रॉप्स रोटेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। सेम फील्ड में डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करवाना, डेट इज नोन एज क्रॉप। वो हम आप किस लिए करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर हम सेम फील्ड में एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करवाएंगे तो वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म हो सकती है। तो डेट्स वाई क्रॉप रोटेशन मस्ट होता है। अब क्रॉप रोटेशन पैटर्न क्या रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हमने पहले वीट ग्रो करवाया, उसके बाद हमें या तो ज्वार ग्रो करना चाहिए वहाँ पे, या फिर ग्राम ग्रो करना चाहिए। राइस के बाद हम ग्राम ग्रो करवा सकते हैं। वीट के बाद हम कॉटन, शुगर कैन या ग्राम ग्रो करवा सकते हैं। फोर्थ इज कॉटन। कॉटन के बाद हम ज्वार ग्रो करवा सकते हैं या फिर ग्राम ग्रो करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज अगर हम सेम क्रॉप्स को सेम फील्ड में अगेन एंड अगेन ग्रो करवाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सूटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ। किस क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें कौन से टाइप ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड होती है। परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट कितना होना चाहिए सॉइल में। अगर 2 से लेकर 8% परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट सॉइल में प्रेजेंट है तो टाइप ऑफ सॉइल जो है लाइट कंसिडर की जाएगी। अब ये कौन सी टाइप ऑफ क्रॉप के लिए सूटेबल है, वीट हो गया, ग्राम हो गया एट्सेट्रा, ये क्रॉप्स जो हम इसमें ग्रो करवा सकते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज लेस। अगर परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट 10 से लेकर 20% के बीच में है, टाइप ऑफ सॉइल मीडियम कंसिडर की जाएगी। एंड टाइप ऑफ क्रॉप सूटेबल इज कॉटन, मेज, वीट एट्सेट्रा। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज नॉर्मल। अगर परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट 20 से लेकर 40% के बीच में है, टाइप ऑफ सॉइल हैवी है, इसमें हम शुगर कैन, राइस, वीट ग्रो करवा सकते हैं और वाटर रिक्वायरमेंट इसमें मोर है। अगर सॉइल में क्ले कंटेंट लेस देन 2% होगा तो उस केस में जो सॉइल है वो सूटेबल नहीं होगी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। मतलब मिनिमम जो है क्ले कंटेंट सॉइल में 2% होना ही होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे कम होगा तो सॉइल सूटेबल नहीं है क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। डिफरेंट क्रॉप्स के लिए एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितनी होती है। राइस के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे 125 सेंटीमीटर,
मेज़ के लिए 45 सेंटीमीटर, पल्सेस के लिए 30 सेंटीमीटर, ग्राउंड नट 30 सेंटीमीटर, वीट 40 सेंटीमीटर, ग्राम 30 सेंटीमीटर, पोटैटोज 75 सेंटीमीटर, पीज 50 सेंटीमीटर, टोबैको 60 सेंटीमीटर, शुगर केन 160 सेंटीमीटर, कॉटन 55 सेंटीमीटर एंड मस्टर्ड 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, दीज न्यूमेरिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये न्यूमेरिकल्स जो है काफ़ी ज़्यादा पेपर में आने के चांसेस है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, इनको अच्छे से देखना। ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सके इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी हम यहाँ पे इनको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस की हुई है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। वहाँ पर मैंने डिटेल से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए। सो आई थिंक कि इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।